अगली सुबह, आज संडे था तो जारिया और बाकी सब घर पर थे, इसलिए वो उठकर नहाती है और नाश्ते में सकीना जी की मदद करने के इरादे से एक पिंक कुर्ता पलाजो पहनकर, कानों में छोटे छोटे झुमके डाले, अपना दुपट्टा गले में डालते हुए कमरे से बाहर निकलती है। वो इस घर में रहकर भी अपनी हैसियत जानती थी, चाहे सकीना जी और अफजल जी ने उसे खूब मोहब्बत से रखा हो, और उसे अच्छे से इल्म था कि ये सिर्फ उनकी मोहब्बत नहीं है बल्कि एहसास है, इसलिए वो खुद ही सकीना जी की कामों में मदद कर दिया करती थी। अभी भी वो तैयार होकर नीचे किचन में उनकी मदद करने ही जा रही थी कि तभी कमरे से बाहर निकलते ही कोई उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे बुरी तरह मोड़ते हुए उसे पीठ से लगा देता है, जिस पर उसके मुंह से एक आह निकल जाती है और वो दर्द में ही नजरें उठाकर ऊपर देखती है तो सामने जफर खड़ा गुस्से में उसे देख रहा था, और जारिया की निगाहें खुद पर महसूस कर वो और कसकर उसका हाथ मरोड़ देता है, जिस पर जारिया के मुंह से एक और आह निकल जाती है। तभी जफर उसे घूरते हुए कहता है, खबरदार, अगर मुंह से आवाज निकली तो यही हाथ तोड़ दूंगा, समझी। उसकी बात सुनकर जारिया, जिसकी आंखें दर्द के मारे नम हो गई थी, वो सिसकते हुए कहती है, जफर प्लीज हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। उसकी बात सुनकर जफर गुस्से में उसकी कलाई को और मोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है, होना भी चाहिए, हिम्मत जो बढ़ गई है तुम्हारी। भाई को भड़काया था ना तुमने मेरे खिलाफ, क्या कहा तुमने उन्हें, बोलो क्या क्या कहकर कान भरे हैं तुमने उनके, जो वो इतना गुस्सा हो गए कि अपने सगे भाई पर हाथ उठा दिया। ये कहते कहते वो बेरहमी से गुस्से में जारिया का हाथ मरोड़ रहा था, जिस पर जारिया, जिसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू बह रहे थे, वो दर्द में बिलखते हुए कहती है, आह जफर प्लीज हाथ छोड़ दो मेरा, मैंने कुछ नहीं कहा साहिर भाईजान को, मेरा यकीन करो, वो खुद गुस्सा हो गए थे, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा था तुम्हारे खिलाफ। ये कहते कहते वो लगातार दर्द की मारे छटपटा रही थी, पर जफर की आंखों पर गुस्से की पट्टी कुछ यूं बंधी थी कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो उसकी आंखों में गुस्से और नफरत से देखते हुए कहता है, ये जो तुम जबरदस्ती की मासूम बनती हो ना जारिया, नफरत है मुझे इससे, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितनी चालाक हो। अम्मी अब्बू को तो पहले दिन से अपनी तरफ कर रखा था तुमने, तभी तो ना जाने क्या कह कहकर उन्हें मजबूर किया तुमने कि वो तुम जैसे घटिया लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है उसकी मंगनी मुझसे कर दे। और अब जब तुम्हें पता चला इस घर में साबिर भाई की चलती है तो उन्हें भी अपनी तरफ कर लिया तुमने। वाह, कैसे कर लेती हो तुम ये सब यार, मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा क्या किया है तुमने जो साबिर भाई को इतनी हमदर्दी हो गई है तुमसे कि तुम्हारे एक आंसू पर वो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। और कल तो देखो तुम्हारे लिए अपने छोटे भाई पर हाथ तक उठा दिया। इतना कहकर जफर उसके हाथ को मजीद मोड़ता है, जिस पर एक बार फिर उसके मुंह से आह निकल जाती है। जफर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था जारिया के दर्द से। वही जारिया दर्द में तड़पते हुए सिसक कर कहती है, आह जफर मेरा यकीन करो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, साबिर भाईजान के सामने तो मेरी निगाहें भी नहीं उठती, मैं क्या शिकायत करूंगी तुम्हारी। और मैंने कभी नहीं कहा था मामू और मामी को कि वो तुमसे मेरा रिश्ता करें, प्लीज छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है। ये कहते कहते उसके आंसू लगातार बह रहे थे, जिस पर जफर उसे घूरते हुए झटके से उसका हाथ छोड़ता है तो जारिया तुरंत अपना हाथ पकड़कर देखती है जहां उसकी कलाई पर गहरे उंगलियों के निशान बन गए थे और पूरा एरिया लाल हो गया था, जिसमें जारिया को बेहद दर्द हो रहा था और आंसू लगातार उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। तभी जफर उसके नजदीक आता है तो वो डर कर सिमटते हुए पीछे जमीन से लग जाती है, जिस पर जफर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अपने झूठ अपने पास रखो, अब बस एक बात कान खोल कर सुनो, तुम जाओगी और साबिर भाई से कहोगी कि मेरी कार की चाबी और मेरे कार्ड मुझे वापस करे, समझी। और हाँ, मुझे नहीं पता भाई कैसे मानेंगे, पर तुम उन्हें मनाओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे घूरते हुए वहां से चला जाता है और जारिया वो बस दर्द में सिमटी सिसकती हुई वहीं खड़ी रह जाती है। ऐसा नहीं था कि पहली दफा जफर ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया हो, वो जैसे बहाने ढूंढता था अपना गुस्सा उस पर निकालने के लिए, और जारिया वो खामोशी से सब सहती थी क्योंकि कोई और रास्ता था ही नहीं उसके पास, और ना हिम्मत थी कि किसी को कुछ बता पाए। करीब 15 मिनट बाद जब रोते रोते उसकी सांसें फूलने लगती है तो वो कांपते हाथों से दुपट्टा लेकर अपने आंसू पोंछती है और खुद को संभाल कर किचन की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन इस बार उसने अपनी आस्तीन से जफर के दिए वो चोट के निशान छिपा दिए थे, जैसे वो हर दफा करती थी। कुछ देर में वो खुद को संभाल कर वहां से किचन की तरफ चली जाती है क्योंकि फिलहाल उसे शदीद जरूरत थी अपना मन बहलाने की, वरना उसके आंसू उसे और ना जाने कितनी तकलीफ देते। वो किचन में आती है तो सकीना जी पराठे बना रही थी और जैसे ही उनकी नजर जारिया पर जाती है वो तुरंत उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई कहती है,
अरे मेरी गुड़िया उठ गई, नींद आई अच्छे से बेटा। उनके इतने प्यार से कहने पर जारिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, मामी मैं कोई मदद करूं? उसकी बात सुनकर सकीना ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं बेटा वैसे तो सब लगभग हो ही गया है, तुम एक काम करो, जरा चाय चढ़ा दो, तब तक मैं पराठे सेक लूं। साहबीर की चाय का वक्त हो रहा है, मैं मुलाजमों से कह देती, पर तुम जानती हो वो या तो मेरे हाथ की चाय पीता है या तुम्हारे। उनकी बात सुनकर जारिया हाँ में सिर हिलाती है और एक तरफ चाय चढ़ाने लगती है। बीच बीच में सकीना जी उससे इधर उधर की बातें करते हुए सवाल कर रही थी, जिस पर वो बस जी ठीक है, अच्छा, नहीं, इन 4 शब्दों में जवाब दे रही थी। कुछ ही देर में उसकी चाय बनती है तो वो उसे एक कप में निकालती है, जिस पर सकीना जी कहती है, बेटा जरा इस साबिर को दे आओ, वो स्टडी में होगा, और नाश्ते के लिए भी बोल देना उसे। उनकी बात सुनकर जारिया के पैर हल्के से कांपते हैं। कल के गुस्से के बाद तो वो उसके सामने जाने से और डर रही थी, इसलिए कुछ सोच कर कहती है, मामी मैं पराठे सेक देती हूँ, आप दे आइए ना चाय। उसकी बात सुनकर सकीना जी गैस बंद करके कहती है, पराठे तो बन गए बेटा, बस तुम्हारे मामू को दवाई देनी है खाली पेट की, तब तक तुम साबिर को चाय दे आओ। इतना कहकर वो उसकी गालों को प्यार से छूकर चली जाती है और जारिया कुछ पल को तो वो खो जाती है। तभी उसे याद आता है कि जफर ने उसे साबिर से उसकी माफी के लिए धमकाया था, जिस पर वो एक गहरी सांस लेकर चाय का कप उठाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा देती है। कुछ देर में वो स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर पहुंचती है। आज संडे था, वो जानती थी कि आज वो घर पर ही रहेगा, पर पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था अंदर जाने में। और ये डर वाजिब था, क्योंकि एक तो साबिर की शख्सियत इतनी दमदार थी, दूसरी बात जारिया और साबिर ने कभी बैठकर ठीक से बात तक नहीं की थी। वो जब से यहाँ आई थी उससे डरती ही थी, जबकि अभी तक साबिर ने ना तो उसे डांटा था और ना ही चिल्लाया था उस पर, फिर भी उससे डरती थी। और अभी भी उसके पैर कांप रहे थे, पर फिर भी वो हिम्मत करके दरवाजा नॉक करती है। इधर साबिर अंदर बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक उसे चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, साथ ही कोई दरवाजा नॉक करता है। वो उन चूड़ियों की खनखनाहट पर पहचान गया था कि ये कौन है, इसलिए एक गहरी सांस लेकर कहता है, अंदर आ जाओ। अंदर से इजाजत मिलने पर जारिया जरा कांपती हुई हाथों से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है तो उसकी नजर साहबीर पर जाती है, जो किसी सरकारी फाइल का मुआयना कर रहा था। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेकर कांपती हुई कदमों से उसकी तरफ बढ़ती है। अभी तक साहबीर का ध्यान उस पर नहीं गया था, पर उसकी उन चूड़ियों के शोर ने उसे बता दिया था कि ये जारिया है। पर फिर भी वो नजरें उठाकर उसे नहीं देखता, क्योंकि उसे बखूबी इल्म था अगर उसने नजरें उठाकर देखा तो वो घबरा जाएगी, क्योंकि पता नहीं क्यों पर वो उससे डरती जो थी इतना। वही जारिया धीमे धीमे कदमों से टेबल के पास आती है और चाय का कप टेबल पर रखकर हाथ खींचने ही वाली होती है कि तभी साहबीर उसकी कलाई पकड़ लेता है, जिस पर वो घबराती हुई उसे देखती है तो साहबीर उसकी कलाई को देखते हुए बेहद सख्त आवाज में कहता है, ये किसने किया? ये सुनते ही जारिया नासमझी में उसे देखती है तो उसकी नजर अपनी कलाई पर जाती है, जहां जफर की वजह से उंगलियों के निशान थे, जिन्हें वो अभी तक छिपा रही थी। पर यहाँ आने से पहले वो बिल्कुल उनके बारे में भूल गई थी और साहबीर की नजर अब उन पर पड़ चुकी थी। वही उसे यूं खामोश देखकर साहबीर अब जाकर उसकी कलाई से नजर हटाकर उसके चेहरे पर टिकाते हुए और सख्ती से कहता है, मैंने पूछा ये किसने किया जारिया? आवाज इस दफा और सख्त थी, जिस पर जारिया हड़बड़ाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, किसी ने नहीं भाईजान, वो कढ़ाई गर्म थी तो उसी से लग गया, किसी ने कुछ नहीं किया, आप मेरा हाथ छोड़े। ये कहते हुए वो मुसलसल अपना हाथ छुड़ाने के लिए घबराती हुई कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक तो वैसे ही उसे साहबीर से डर लगता था, ऊपर से फिलहाल वो उसकी कलाई पकड़े हुए था। वही साहबीर उसे यूं छटपटाते देख अपनी पकड़ उसकी कलाई पर कसते हुए हल्के गुस्से में आकर कहता है, मैं बेवकूफ लगता हूँ तुम्हें जारिया? ये निशान उंगलियों के हैं, जफर ने किया है ना ये? कहते हुए उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जारिया को समझ आ गया था कि बस अब एक नया तमाशा होने वाला है, जिस पर वो तुरंत हड़बड़ाकर बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाकर कुछ कदम पीछे होकर सिर झुकाए हुए कहती है, नहीं जफर ने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ना आपको, बस कढ़ाई से लग गया हाथ, अब ठीक है और मैं चलती हूँ, मामी ने बुलाया था। इतना कहकर वो तुरंत पलटकर जाने के लिए कदम बढ़ाती है, तभी उसके कानों में साहबीर की आवाज आती है, रुको। ये सुनते उसके कदम ठहर जाते हैं। वो जाना चाहती थी, पर साहबीर के डर की वजह से वो जैसे जम गई थी। तभी साहबीर उसे देखते हुए अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आता है और फिर कुछ सोचकर 2 कदम की दूरी पर ही रुक जाता है। वो उसे डराना नहीं चाहता था, पर जारिया की पीठ
अभी भी उसकी तरफ थी। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को दबाते हुए जरा नरमी से कहता है, जारिया इस तरफ देखो। आवाज में गुस्सा चाहे नहीं था, पर गहराई अभी भी थी, जिस पर जारिया, जो यहाँ से जाना चाहती थी, डरते हुए किसी तरह उसकी तरफ पलटती है तो साबिर अब जाकर पूरी तरह उसे देखता है। चेहरे पर घबराहट, माथे पर पसीना, होठों पर थरथराहट और आंखों में घबराहट के साथ डर, जो हमेशा रहता था अगर वो सामने हो तो, जिससे साबिर को चिढ़ थी। आज तक उसने इस लड़की को डांटा नहीं था और चिल्लाना तो दूर की बात, ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर भी वो उससे इतना क्यों डरती थी? उसके आगे हर बार कांपने लगती थी। कई बार दिल में आया पूछ ले, पर फिर हर बार खामोश हो गया, क्योंकि क्या पता फिर सामने आए ना आए। वो उसे यूं कांपता देखकर उस पर से नजरें हटाकर सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, बैठो वहां। उसकी बात सुनकर जारिया अपनी जगह पर खड़े एक नजर सोफे को देखती है, फिर वापस साहवीर को देखकर नजरें झुकाते हुए कहती है, मैं यही ठीक हूँ भाईजान, आपको कोई काम है? आवाज में इस बार भी थरथराहट थी, जिस पर साहवीर एक नजर उसे देखकर एक गहरी सांस लेता है और मजबूरन अपनी सख्त आवाज में कहता है, जारिया मैंने कहा सोफे पर बैठो। इस बार उसकी आवाज सख्त थी, जिस पर डरते हुए जारिया मजबूर कांपते कदमों के साथ सोफे पर जाकर बैठती है तो साहवीर उसके उस सहमे हुए वजूद को एक नजर देखकर अपनी टेबल के पास जाकर सेकंड ड्रॉर खोलता है और उसमें से मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके पास आता है और नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठता है तो जारिया तुरंत बिजली की तरह उड़ते हुए हड़बड़ा कर कहती है, आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? मैं नीचे बैठ जाती हूँ, आप। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही साहवीर उसे गुस्से में घूरते हुए सख्ती से कहता है, बैठो वापस, जब तक मैं ना कहूँ उठना नहीं है। उसकी बात सुनकर जारिया तुरंत वापस दुपक कर बैठ जाती है, पर उसे साहवीर को यूं नीचे बैठा देख बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसका ओहदा जानती थी, वो सीएम था यहाँ का, लोग उसके सामने सोच समझ कर नजरें उठाते थे और वो उसके सामने कदमों में बैठा था। वो यही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में साहवीर की आवाज आती है, जो कहता है, हाथ दो अपना। ये सुनकर जारिया चौंकते हुए कहती है, जी। उसे यूं चौंकते देख साहवीर खुद आगे बढ़कर उसका हाथ बड़ी नाजुकता से थामता है और फर्स्ट एड बॉक्स से एंटीसेप्टिक लेकर उसकी कलाई पर लगाने लगता है, जिस पर जारिया के मुंह से एक आह निकलती है, जो सुनकर साहवीर फिक्र के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है, दर्द हुआ? ये सुनकर जारिया, जो लगभग सोफे में धसी हुई थी, डरते हुए नाव में से हिला देती है, जबकि ये झूठ था जिसे साहवीर समझ रहा था। पर फिर वो नागवारी में सिर हिलाकर खुद हल्का सा झुककर फूंक मारते हुए उसकी चोट पर दवा लगाकर दवाइयां फर्स्ट एड में रखकर खड़ा होता है तो जारिया भी तुरंत खड़ी होती है, जैसे उसमें स्प्रिंग लगे हो, और घबराती हुई पूछती है, जी मैं जाऊं? उसकी इस जल्दबाजी पर साहवीर हाँ में सिर हिलाता है तो वो तुरंत जाने लगती है। तभी उसकी कानों में साहवीर की आवाज पड़ती है, सीधा अपने कमरे में जाना, मैं तुम्हें कोई काम करते ना देखूं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जारिया एक पल को कांप जाती है और तुरंत जाने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है, जिस पर जारिया के कदम रुकते हैं और वो हिम्मत कर पलट कर साहवीर को देखती है, जो ड्रॉर बंद कर रहा था। फिर जरा हिम्मत करके कहती है, भाईजान। उसकी आवाज पर साहवीर उसकी तरफ देखता है तो वो नजरें झुकाए उस पर रुक कर कहती है, आप प्लीज जफर की कार और कार उसे वापस कर दीजिए, वो परेशान होगा। उसके इतना कहते ही साहवीर की आंखें सख्त होती है। उसे अब समझ आ गया था कि ये निशान आए कहां से। वो गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, और जब वो तुम्हें छोड़ आया था और तुम परेशान हुई थी तब? उसकी बात सुनकर जारिया नजरें उठाकर उसे देखती है और जरा हिम्मत करके कहती है, पर मुझे आप ले आए थे ना घर, तो फिर अब गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, आप प्लीज उसे वापस दे दीजिए उसकी चीजें। उसकी बात सुनकर साहवीर एक नजर उसे घूरता है और अगले ही पल सख्ती से कहता है, उसने कहा था ना ये सब कहने के लिए, और ये निशान भी उसी के दिए होंगे जरूर। उसकी बात सुनकर जारिया कुछ कहती उससे पहले साहवीर उसे घूरते हुए कहता है, जाओ यहाँ से। ये कहते हुए इसकी आवाज इतनी सख्त थी कि जारिया बिना एक पल गवाए वहां से चली जाती है। पर उसके जाते ही साहवीर की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वो तुरंत बाहर निकल जाता है। वही जारिया भी वहां से निकलकर सीधा कॉरिडोर की आखिर की तरफ बढ़ जाती है, जहाँ एक बालकनी थी। उसका दिल तेजी से कांप रहा था, उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी और सबसे ज्यादा वो डर जो साहवीर की आवाज पर उसे महसूस होता था। हालांकि आज तक कभी साहवीर ने ना उसे डांटा था ना गुस्सा किया था, पर फिर भी वो उससे डरती थी या शायद खुद को डरने से चाह कर भी रोक नहीं पाती थी।
यहाँ ऐसे पूरे 3 साल गुजर गए थे और इन 3 सालों में काफी कुछ बदला था। वो हर शख्स का मिजाज थोड़ा बहुत समझ गई थी, पर साबिर वो जैसे उसकी समझ से कुछ ज्यादा ही दूर था। ना तो सकीना जी के अलावा घर के किसी फर्द से बात करता था, न ज्यादा वक्त घर में रहता था। वो कुछ नहीं जानती थी उसके बारे में, सिवाय इसके कि उसका डाइवोर्स हुआ था। पर अजीब बात ये थी कि वो उस शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं करता था, और वो शादी जैसे शादी थी ही नहीं। पर वो इस बारे में भी कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि साबिर की पहली बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। जफर अपने कमरे में फोन पर अपने किसी दोस्त से बात करते हुए कहता है, हाँ पार्टी तो मैं दे दूंगा, वो भी बेस्ट होटल में इंदौर के। तुम सब तैयार रहना देखने के लिए कि पार्टी होती क्या है, क्योंकि मेरे भाई को तो जानते हो ना, उन्होंने बहुत कार्ड्स दे रखे हैं मुझे, इसलिए जो खाना है जो पीना है सब होगा, बस देखते जाओ। तुम सब याद रखोगे कि जफर अफजल राहिल की पार्टी में आए थे। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था, पर ये मुस्कुराहट घमंड की थी। तभी अचानक कोई उसके कान से फोन खींचता है और अगले ही पल उसका फोन जमीन पर था, जिस पर वो चौंकते हुए जमीन पर पड़े अपने फोन को देखकर सामने देखता है तो साबिर खड़ा गुस्से में उसे ही देख रहा था, जिस पर उसके मुंह से कांपती आवाज में निकलता है, भाई। पर इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही साबिर आगे बढ़कर उसे कॉलर से पकड़कर दीवार से लगाकर गुस्से में ठंडी आंखों से देखते हुए कहता है, हाथ उठाया तुमने जारिया पर। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि जफर कांप गया था एक सेकंड को, पर अगले ही पल वो छटपटाते हुए हड़बड़ा कर कहता है, नहीं नहीं भाई, मैं क्यों। पर इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही साबिर अपनी पकड़ मजीद कसते हुए कहता है, झूठ नहीं जफर, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारी पकड़ के निशान है उसके जिस पर धमकाया है ना तुमने उसे। कहते हुए वो गुस्से में जफर को घूर रहा था, जो हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं भाई, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, आपको कोई गलतफहमी हुई है जरूर। उसकी बात सुनकर साबिर उसका हाथ पकड़कर हल्का सा मोड़ता है तो जफर की एक आह निकल जाती है, जिस पर साबिर उसे छोड़कर दूर होते हुए कहता है, मैंने तो कहा नहीं कि चोट हाथ पर थी, तो तुम्हें कैसे पता। उसकी बात सुनकर जफर का चेहरा एक पल को पीला पड़ जाता है, क्योंकि सच जो उगल दिया था उसने, इसलिए आगे कोई सफाई उसके मुंह से निकलती ही नहीं। वहीं साबिर उसे घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, अब झूठ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कहोगी कि वो मेरे आगे तुम्हारी सिफारिशें करेगी तो मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा। इतने बेवकूफ कब से हो गए तुम। कहते कहते उसकी आवाज ठंडी हुई थी, जिस पर जफर हिम्मत करके कहता है, भाई मैं सख्ती नहीं करना चाह रहा था, वो बस मेरी बात नहीं सुन रही थी तो मुझे। इससे आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही साबिर उसे घूरते हुए दांत पीस कर कहता है, तो तकलीफ दोगे इसे, अमानत है वो इस घर की, और तुम्हें अच्छे से पता है वो कितनी सेंसिटिव है, ऊंची आवाज भी बर्दाश्त नहीं करती, फिर भी तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि उसके साथ कैसे डील करना है। उसकी बात सुनकर जफर जरा चिढ़कर कहता है, भाई वो तो है ही डरपोक, और आपको तो वही नजर आती है। अम्मी अब्बू को तो उसने अपनी तरफ कर लिया और अब आप भी उसी की साइड लेते हैं। उसने भड़काया होगा आपको, सबको अपनी साइड करना तो अच्छे से आता है उसे। उसकी बात सुनकर साबिर उसे घूरते हुए कहता है, हाँ मुझे तो वही नजर आती है, क्योंकि किसी और को तो वो दिखती नहीं है। इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारी वजह से जारिया की आंख में एक भी आंसू आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे घूरता है। मेरे जफर उसे गुस्से में देखकर एक पल को घबरा जाता है, उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने या करने की। तभी सकीना जी अंदर आती है, जो जफर को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, और वहाँ साहवीर को इतने गुस्से में देखकर अंदर आते हुए कहती है, क्या हुआ साहवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उनकी बात सुनकर साहवीर जफर को देखते हुए कहता है, इसे सिखाने आया था कि औरतों की इज्जत कैसे करते हैं, और अगर वो औरत एक नादान सी मासूम लड़की है तो उसके साथ पेश कैसे आया जाता है। उनकी बात सुनकर सकीना जी 1 मिनट में समझ जाते हैं कि साबिर किसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो तुरंत जफर की तरफ देखकर सख्ती से पूछती है, कुछ किया तुमने जारिया के साथ। उनके सवाल पर वो कुछ नहीं कहता, कहने के लिए था भी नहीं कुछ, और उसे यूं खामोश देखकर सकीना जी साबिर की तरफ देख कर कहती है, साबिर बेटा तुम बताओ, इसका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या किया इसने जारिया के साथ। उनकी बात सुनकर साबिर एक नजर उसे देखता है, फिर वापस जफर के मुखातिब होकर कहता है, समझाइए इसे, इज्जत से पेश आया करे जारिया के साथ, वरना मैंने समझाया तो घर में बेफिजूल लड़ाइयाँ होंगी और आपका छोटा बेटा आईसीयू बेड पर नजर आएगा। इतना कहकर वो उसे एक नजर घूर कर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वही सकीना जी जफर की तरफ रुक करके कहती हैं, ये क्या कह रहा था साबिर, क्या किया तूने जारिया के साथ, मंगेतर है तेरी वो, निकाह होने वाला है तुम दोनों का। सकीना जी की बात सुनकर जफर गुस्से में कहता है, नहीं करना मुझे उस चालबाज लड़की से निकाह,
पर आप तो उसके खिलाफ कुछ सुनोगे नहीं। सबको वही नजर आती है। और भाई मुझे धमकी देकर गए हैं आपके सामने, वो भी उसके लिए। मैं भाई हूँ उनका, और उन्हें मैं दिखता कहाँ हूँ। मेरे कार्ड ब्लॉक करा दिए, फोन तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ उस बेवकूफ लड़की के लिए। अरे इससे अच्छा तो वो भी अपने माँ बाप के साथ मर गई होती। इससे आगे जफर कुछ कहता उससे पहले ही सकीना जी एक जोर का थप्पड़ उसे मारती है, जिससे जफर का चेहरा एक तरफ हो जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ऐसा कुछ कर देंगी, क्योंकि सकीना जी एक बेहद नर्म दिल खातून थी। पर आज उन्होंने अपनी ही औलाद पर हाथ उठाया था, जिस पर जफर हैरानी से उन्हें देखता है तो वो उसे घूरते हुए कहती है, चुप, खबरदार उस फूल सी बच्ची के लिए कोई बकवास की तो जफर मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। इतना कहकर वो गुस्से और नागवारी में उसे देखती है। वही जफर वो अभी भी शौक में ही था। तभी सकीना जी उसे देखकर आगे कहती है, शर्म है तेरे अंदर, कुछ अंदाजा भी है तुझे कैसा लगता है जब सिर्फ माँ बाप का सहारा ना हो। पर तू कहाँ समझेगा कुछ। अल्लाह जब बंदे को ज्यादा निमते देता है तो वो अपने आप नाशुक्रा बन जाता है। मुझे हैरानी होती है जफर कि तू मेरा बेटा है, सगा खून। एक तरफ सावीर है, जन्म नहीं दिया मैंने उसे, पर कभी उसने मुझे सौतेली माँ नहीं समझा, और एक तू। कहते कहते उनकी आंखें डबडबा गई थी। दरअसल सकीना जी अफजल जी की दूसरी बीवी थी। उनकी पहली बीवी, जिनका नाम शबनम था, वो साबिर को जन्म देते वक्त ही खत्म हो गई थी। फिर सबके कहने पर अफजल जी ने 1 साल बाद सकीना जी से शादी की, पर आज तक सकीना जी ने साबिर को पराया नहीं समझा। उनके लिए वो उनका अपना बेटा था, जिससे उन्हें बेहद मोहब्बत थी। और साबिर के लिए भी सकीना जी बेहद खास थी। अगर किसी की बात वो सुनता था तो वो सकीना जी ही थी। जफर को देखकर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, एक बात याद रखना जफर, जारिया मेरी मरहूम नंद की इकलौती निशानी है और मुझे बहुत अजीज है। मेरा बस चलता तो मैं कभी तुम दोनों का निगाह होने ही ना देती, पर अफसोस तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश के चलते मजबूर हूँ और तुम्हारे अब्बू के खिलाफ जा नहीं सकती। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त करूंगी। और याद रखना जफर, जारिया कोहिनूर है, कायनात में उसके जैसी कोई और नहीं हो सकती। अगर तुम्हें मुफ्त में मिल रही है तो कदर करो उसकी, वरना अक्सर हाथों में दी गई चीजें भी छिन जाती हैं अगर कदर ना हो तो, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों की नाफरमानी पसंद नहीं है। इतना कहकर वो सख्ती से उसे एक नजर देखती हैं और वहां से चली जाती हैं, पर उनका दिल बहुत दुखा था। इधर हवेली के पीछे बनी बालकनी में खड़ी जारिया दूर देख रही थी। ये पीछे वाला हिस्सा था जहाँ से हवेली के पीछे फैला जंगल दिखता था, साथ ही हवेली का वो पीछे वाला हिस्सा जहाँ एक दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। उस हिस्से में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, ना कोई मुलाजिम, ना घर का फर्द। वहाँ बस दूर एक कुआं बना था जो इस बालकनी में खड़े होने पर नजर आता था। बाकी वहाँ और कुछ नहीं था, सिर्फ वीराना था। वहाँ कोई कमरा या दीवारें मौजूद नहीं थी, बस बड़े बड़े दरख्त और वो कुआं था। जारिया 3 साल पहले जब आई थी तब से उसने आज तक किसी को उस हिस्से में जाते नहीं देखा। बस वहाँ कुछ था तो वो दरवाजा और उस पर लगा बड़ा सा ताला। आमतौर पर तो वो जगह नजर तक में नहीं आती, पर इस बालकनी से वो कुआं दिखता है। और ये बालकनी जारिया की पसंद की जगह है। वो हमेशा तन्हाई की तलाश में यहाँ आया करती थी, और आज भी वो अपने भारी मन को शांत करने यहाँ आ गई थी। कोई और तो क्योंकि यहाँ ज्यादा आता नहीं था। वो भी इस कुएं की तरफ देख ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है, जारिया बेटा। इस आवाज पर जारिया चौंकते हुए पीछे देखती है तो यह आरफा भी थी, एक 60 साल की उम्र दराज खातून जो बरसों से मुलाजमत करती थी यहाँ। उन्हें देखकर जारिया नासमझी में कुछ कहती उससे पहले ही वो मुस्कुराती हुई कहती हैं, जारिया बेटा चलिए, बड़ी बहू बुला रही है आपको नाश्ते के लिए। उनकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिलाती है और वापस उस कुएं की तरफ देखते हुए कहती हैं, आरफा भी आप तो यहाँ सालों से है ना, तो वो हवेली का हिस्सा बंद क्यों है। उसकी बात सुनकर आरफा भी का चेहरा अचानक सख्त होता है और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। और उन्हें यूं खामोश देखकर जारिया पलट कर उनकी तरफ देखती है तो वो जबरदस्ती मुस्कुराती हुई कहती हैं, अरे बेटा, पहले कुएं में पानी आता था तो आसपास की बस्ती से लोग आते थे, लेकिन फिर पानी आना बंद हो गया तो कुआं सूख गया और कोई आता जाता भी नहीं। फिर आप तो जानती है ना, पीछे जंगल है तो जानवर आते जाते रहते हैं, जिस चक्कर में कई बार बिल्लियां और कुत्ते कुएं में गिरकर मर जाते थे, तो इसलिए साबिर बाबा ने बंद करवा दिया वो इलाका। उनकी बात सुनकर जारिया बस हाँ में सिर हिला देती है और फिर वापस उस कुएं की तरफ एक नजर देखकर आरफा भी की तरफ पलट कर कहती है, आप चलिए मैं आती हूँ। उसकी बात सुनकर आरफा भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसी हैं आप सब। मैं हूँ आपकी प्यारी नरेटर एना। ये मेरे कुछ लिसनर्स हैं जिनका कमेंट हर पोस्ट पर होता है, हर वीडियो पर होता है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों का कमेंट देखकर मुझे बेहद अच्छा लगता है। उसमें जो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं
एपिसोड कैसा लगा ये बताते हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट्स ऐसे ही करते रहिएगा, आप लोग ऐसे ही कमेंट्स कंटिन्यू रखिएगा और हर पोस्ट भी कीजिएगा, और इसके साथ साथ लाइक्स भी कर दिया करें और वीडियो को हाइप भी कर दिया करें। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर दिस लवली लवली कमेंट्स। और आप लोगों के ओपिनियंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो आप लोग मुझे बताया करें आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, स्टोरी में क्या कैसे होना चाहिए, मतलब अगर कोई सीन नहीं अच्छी लगती तो वो भी आप लोग मुझे बताया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।